नमस्कार दोस्तों, स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में हमने लगभग 300 क्वेश्चंस को कर लिया था। अब उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव उबलने लगता है। चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय प्रकार का। सी सौ पर एक दुबला बच्चा आलम्ब से अपेक्षाकृत दूर बैठकर अपने से भारी बच्चे को संतुलित कर लेता है। इसमें विज्ञान का कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? बल आघूर्ण का सिद्धांत। सी आंसर। एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेणी द्वितीय लीवर। जब भार मध्य में हो या केंद्र बिंदु पर लगता हो तो उसे श्रेणी द्वितीय लीवर कहते हैं, जैसे सरौता, स्टेपलर, एक पहिया ठेला। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है कण प्रकृति की। ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? न्यूटन का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। सी आंसर हो जाएगा। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से क्या अनुपात होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.2:7। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, इनमें गतिज ऊर्जा है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनु अचल गति से चलती है तो उसका वेग सदैव एक सा रहता है। डी आंसर होगा। वृत्तीय गति में वेग समान रहता है परंतु उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। बी आंसर होगा। जड़त्व, आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉर्क। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। ए आंसर हो जाएगा। वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके वास्तविक आकार तथा आपसे इसकी दूरी पर। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घूर्णन। द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्तन के आकार पर। द्रव का दाब द्रव के भार के कारण होता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दिश धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकरोड़ के अंतर की चक्र धाराएं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यह प्रकाश की गति ये निर्वात की गति है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, धूप छाते में ऊपर की सतह किस रंग की होनी चाहिए? श्वेत रंग की। ए आंसर। श्वेत रंग सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए गर्मी उसमें कम लगेगी।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को उत्तल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। यह गलत है, उत्तल नहीं, अवतल दर्पण होगा। लेंस होता तो उत्तल लेंस होता। समतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं है, सही है। यानी कि पहला गलत है, केवल 2 सही है, बी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समतल दर्पण द्वारा परावर्तित किरण एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप नहीं ले सकता है, सही है। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का एक तरफ लेप किया जाता है, यह भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। आपातकाल में उड़ते हुए वायुयान से सुरक्षापूर्वक धरती पर उतरने के काम आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? पैराशूट, बी आंसर, पैराशूट। ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर है और जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, क्या कहलाता है? पेरिस्कोप, डी आंसर, पेरिस्कोप। ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फोनोग्राफ, ए आंसर, फोनोग्राफ। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पोटोमीटर, बी आंसर, पोटोमीटर। द्रवों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाइकनोमीटर, सी आंसर, पाइकनोमीटर। उच्च ताप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाइरोमीटर, ए आंसर, पाइरोमीटर। सूर्य के विकिरण मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पाइरहिलियोमीटर, डी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि आभासी प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है तो वह अवतल लेंस है, यह गलत है, तो वह अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस है। यदि आभासी प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है तो वह उत्तल लेंस नहीं, अवतल लेंस होगा। इसलिए न तो 1 नहीं 2 सही है, डी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है, सही है। पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करता है, यह गलत है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है, इसलिए केवल 1 सही है, ए आंसर। यहां पर स्थिति यह है उत्तल लेंस का कि इसका माध्यम जो है, ये मटेरियल जो है, इसका घनत्व ज्यादा है, बाकी का घनत्व कम है। लेकिन जब वायु का बुलबुला पानी में है, इसमें होता है क्या कि इसका मटेरियल जो वायु है उसका घनत्व पानी से कम हो जाता है, इसलिए इसका व्यवहार उल्टा हो जाता है प्रकाश किरणों के लिए। नौचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट, डी आंसर, क्वाड्रेंट। दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रडार, बी आंसर, रडार। किसी ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सेक्सटेंट, ए आंसर। स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोप, डी आंसर, स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल, सी आंसर, लाल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, सही है। अवतल लेंस अपसारी लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस है, यह भी सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी हो जाएगा आंसर। ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फोनोमीटर, बी आंसर, फोनोमीटर। दो स्रोतों की प्रदीपन और तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फोटोमीटर, डी आंसर, फोटोमीटर। फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? फोटो टेलीग्राफ, सी आंसर, फोटो टेलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पॉलीग्राफ, ए आंसर, पॉलीग्राफ। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र क्या कहलाता है? पोटेंशियोमीटर, ए आंसर, पोटेंशियोमीटर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर खड़ी है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर फोकस तथा लेंस के ठीक बीच में बनेगा, सही है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है, यह भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। उष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर, बी आंसर होगा। विकिरण में बिना किसी माध्यम के उष्मा स्थानांतरित होती है और विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होती है। वह उपकरण जो उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मा इंजन। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण, बी आंसर होगा। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का कौन सा मिलान कहलाता है? बैगनी रंग वायलेट 390 से 440 नैनोमीटर, सही है। जामुनी इंडिगो 440 से 485 नैनोमीटर, ये भी सही है। नीला 485 से 500 नैनोमीटर, ये भी सही है, यानी गलत मिलान है इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटरमैन। वाटरमैन ने 1883 ईस्वी में न्यूयॉर्क में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर, ए आंसर हो जाएगा। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का कौन सा मिलान गलत है? हरा 500 से 565 नैनोमीटर, सही है। पीला 565 से 590 नैनोमीटर, ये भी सही है। ऑरेंज 590 से 625 नैनोमीटर, ये भी सही है। लाल 625 से 880 नैनोमीटर, ये गलत है। 625 से 780 नैनोमीटर, इसलिए गलत मिलान हो जाएगा ऑप्शन डी। रेडियो स्टेशन से जब रेडियो तरंगों का प्रेषण किया जाता है तो यह वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में प्राप्त होती है? आयन मंडल से, सी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, रात्रि में रेडियो की आवाज ज्यादा साफ आती है, सही है। कारण इसमें आयन मंडल की परतें सूर्य किरणों से प्रभावित नहीं होती, ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तरंग संचरण में किसी बिंदु पर 1 सेकंड में पूर्ण कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, सही है। इसे यानी कि तरंग की आवृत्ति को एफ या एन द्वारा व्यक्त करते हैं, यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तरंग द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं, सही है। तरंग गति में किसी बिंदु का अपनी मध्यमान स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं, यह भी सही है। तरंग संचरण में किसी बिंदु को अपना एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, यह भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, डी आंसर। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेबकैम। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, सही है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, यह भी सही है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होती है, यह गलत है। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी कम होगी, इसलिए केवल 1 और 2 सही है, ए हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, सही है। पानी का अपवर्तनांक 1.50 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.33 होता है, यह गलत है। पानी का 1.33 होता है और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50। तीसरा है, माध्यम जितना ही अधिक सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, यह सही है, यानी कि केवल 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है, सी हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा, सही है, क्योंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, यह भी सही है और व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए हो जाएगा आंसर। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, बी आंसर होगा। मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं? पलकें तथा आइरिस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुछ वस्तुएं स्वतः दीप्त होती हैं जैसे सूर्य, तारे इत्यादि, सही है। दूसरा है, स्वतः दीप्त वस्तुएं प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, यह भी सही है। कुछ जीव भी स्वतः दीप्त होते हैं जैसे जुगनू, हेटेचमिन इत्यादि,
ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, डी हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, सही है। प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है जबकि ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये गलत है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए केवल एक सही है, ए हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है, सही है। दूसरा है कुछ घटनाओं में प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रबल होती है और कुछ में प्रकाश की कण प्रकृति प्रबल होती है, ये भी सही है। इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं, ये भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, डी हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जिसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, सरल रेखीय संचरण इत्यादि, सही है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सही है। दूसरा है पैने किनारे की छाया का बनना प्रकाश का ऋजु रेखीय या सरल रेखीय संचरण को दर्शाता है, यह भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य प्रकाश को चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती, तात्पर्य कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। यह स्थिति है चंद्र ग्रहण की, ए आंसर चंद्र ग्रहण। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को, ए ऑप्शन होगा। निम्नलिखित कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। पराबैंगनी किरणें हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीटा कण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तथा गामा कण अनावेशित होते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किससे मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गाइगर काउंटर से। ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैटरी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, अर्थात चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, सही है। सूर्य ग्रहण की स्थिति अमावस्या के दिन होती है जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ते हैं, यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा आंसर। पृथ्वी के कक्ष तल का चंद्रमा के कक्ष तल के साथ कितना कोण बनने के कारण हर महीने ग्रहण दिखाई नहीं देता? 5 डिग्री, ए आंसर 5 डिग्री। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सर्वप्रथम रोमर ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की गति को देखकर प्रकाश की चाल ज्ञात की थी, सही है। रोमर ने बृहस्पति के एक उपग्रह में लगने वाले 2 ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर प्रकाश की चाल ज्ञात की थी, यह भी सही है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकुलर ने। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ये आंसर होगा। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग होने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टीवी में जो है ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? 60 वाट गुना 5 घंटे, ये हो गया 300 वाट घंटा। ये 30 दिन तक चलेगा तो ये हो जाएगा 9,000 वाट घंटा। तो 9,000 वाट घंटा जो है यानी कि 9 किलोवाट घंटा, और ये हो गया 9 यूनिट। 1,000 वाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 यूनिट होता है बिजली का। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजर बीम। सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो सीडी की चमकदार सतह को से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है
आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। डी आंसर होगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान विभव पर हों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव धारा के समानुपाती होता है। अतः यदि विभव समान हो तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेसिक यूनिट। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, जो कि प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। और इसका मूल कारण अपवर्तन है, प्रकाश के रंगों का अपवर्तन। और सबसे अधिक विक्षेपण जो है बैगनी का आता है, वायलेट का, और सबसे कम दृश्य प्रकाश में लाल रंग का। और क्रम वही हो जाएगा विबग्योर, VIB GYOR। भौतिक राशियों को सामान्यतः बांटा जा सकता है मूल एवं व्युत्पन्न राशियों में। ए आंसर। वे राशियां जिन्हें अन्य राशियों के पदों में विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। ए आंसर, मूल राशियां। निम्न में से कौन मूल राशि का उदाहरण नहीं है? लंबाई, द्रव्यमान, वेग, समय। वेग हो जाएगा, सी आंसर, वेग। वेग मूल राशि नहीं है बल्कि व्युत्पन्न राशि है। यह होता है दूरी बट्टा समय, यह अनुपात जो है यह वेग होता है। दूरी यानी यहां मूलतः विस्थापन बट्टा समय। दूरी बट्टा समय जो है एग्जैक्ट वो चाल हो जाता है, विस्थापन जितना स्थान परिवर्तन हुआ वो बट्टा समय, यह हो जाता है वेग। वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर आधारित होती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां, सी आंसर। निम्न में से कौन व्युत्पन्न राशि का उदाहरण नहीं है? द्रव्यमान। ए आंसर, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है व्युत्पन्न राशि नहीं बल्कि मूल राशि है। शेष तीन जो है घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, ये तीनों व्युत्पन्न राशियां हैं। भौतिक राशियों के मापन की किस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है? सीजीएस पद्धति, सी आंसर, सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, बी आंसर, सेंटीमीटर। सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के कारण आभासी आवृत्ति में परिवर्तन डॉपलर प्रभाव है। सही है। डॉपलर प्रभाव द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर होगा। आवासीय क्षेत्र में रात के समय शोर का अनुमत स्तर 45 डेसिबल तक होता है। सही है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शोर का अनुमानित स्तर 55 डेसिबल होता है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर होगा। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया है? H.A. बर्थ। कागज पर फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? M. टालबट। फिल्म पर फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? J. कार्बट। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? ओम। तापायनिक उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया? एडिसन। तारों की उत्पत्ति एवं संरचना का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। ग्रहों की खोज किसने की? केपलर। द्रवों के प्रवाह की बर्नौली प्रमेय तथा गैसों का गतिक सिद्धांत किसने दिया? डेनियल बर्नौली। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थित है? जमशेदपुर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां स्थित है? मुंबई। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग। विभिन्न प्रकार के बलों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? यांत्रिकी, मैकेनिक्स। किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस में। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयाम पर।
एम्पलीट्यूड पर। अधिक आयाम ध्वनि तरंग को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ध्वनि की प्रबलता अधिक हो जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म कहां स्थित है? मुंबई। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां स्थित है? पुणे। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? पुणे। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 डेसिबल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगें कहा जाता है। सही है। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी घट रही हो तो उसके द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सितार का तार व बांसुरी का वायु स्तंभ बद्ध माध्यम है। सही है। अप्रगामी तरंगें बद्ध माध्यम में उत्पन्न होती हैं। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। स्थिर द्रव में बल, दाब व उनके प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? द्रव स्थितिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स, डी आंसर। शरीर की भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है? किनेस्थेटिक्स, ए आंसर। पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना, विकास एवं इनके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरोलॉजी, बी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। सही है। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संगीत पद्धति में कुल 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी। सही है। सर्वाधिक आवृत्ति नी स्वरक की होती है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रव्य ऑडिबल ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम को अश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को प्राश्रव्य। ध्वनि तीव्र गति से चलती है वायु की अपेक्षा लोहे में, सी आंसर होगा। ठोस के अणु द्रवों और गैसों की तुलना में अधिक निकट होते हैं, जिसके कारण वे ध्वनि तरंगों को शीघ्रता से प्रवाहित करते हैं। अनुनाद किससे संबंधित घटना है? अनुनाद आयाम से संबंधित घटना है, ए आंसर होगा। ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण तथा उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी, बी आंसर। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्टेथोस्कोप ध्वनि का अपवर्तन पर कार्य करता है। गलत है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। डॉपलर प्रभाव के द्वारा उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात की जा सकती है। सही है, यानी कि पहला गलत है, केवल 2 सही है, बी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैक संख्या का प्रयोग किसी वस्तु की गति तथा उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात ज्ञात करने में किया जाता है। सही है। पराध्वनिक, सुपरसोनिक, जेट विमान से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, डी आंसर होगा। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की परिघटना नहीं होती। लेंस की शक्ति किस में व्यक्त की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। और डायोप्टर जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, d = 1/f। और इसका मात्रक जो है ये फोकस दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है। वैसे स्थिति में डायोप्टर का मान निकाला जाता है। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, ए आंसर होगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस प्रयुक्त होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, सही है। कैमरे के अभिदृश्यक में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप दर्शाता है, सही है। उत्तल लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है, यह भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग का मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल और हरा। लाल और हरा मिलकर पीले रंग का निर्माण करते हैं और यह बाकी मिश्रण की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके आयाम में, बी आंसर होगा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्योतिहीन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका कारण परावर्तन है। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की वास्तविक गहराई आभासी गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में समस्या होती है, सही है। एक व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं, तो उसे दूर दृष्टि दोष है, यह भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जॉन बर्डिन, साकलेव तथा ब्रटन ने। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कराईकुड़ी। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? भावनगर। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका ताप। यानी कि किसी तारे के रंग से उसका ताप परिलक्षित होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायुयान बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर कार्य करता है, सही है। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा आंसर। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। विद्युत लेजर का आविष्कार किसने किया था? जैकब सिक ने। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक हिटल ने। निम्न में से किसका निर्माण ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के आधार पर होता है? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, डी आंसर। यानी कि उसमें इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन तीनों का निर्माण ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर होता है। तड़ित यानी कि बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,